हेलो एवरीवन। जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू जो हमारे बचे-खुचे पार्ट हैं उनको छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो उसी सीरीज़ के अंदर जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वो मैं कवर कर रहा हूँ। हम लोग प्रोडक्ट कर रहे थे इसके पहले वाले पार्ट में, अगर नहीं है तो आप लोग वीडियो फिर से देख लीजिएगा। जो पहला यूनिट 3 का मैंने पार्ट डाला है प्रोडक्ट और पीएलसी के बारे में जिसमें बात की है। हम प्रोडक्ट के ही पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। छोटा-सा पार्ट जो बचा हुआ था उसको और प्राइसिंग को आज के मतलब इस लेक्चर में हम लोग इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मिनट हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक छोटे-छोटे से स्मॉल टॉपिक्स हैं ताकि आपके कांसेप्ट्स क्लियर होते चलें। ठीक। ओके, तो हम लोग आ जाते हैं लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट पे। ये फिलिप कोटलर ने दिए थे, उनकी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक थी, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो प्रोडक्ट होता है, उसको हमें किस तरीके से प्लान करना होता है। 5 लेवल्स होते हैं प्रोडक्ट के और हर एक लेवल पे जो होता है हम कस्टमर को कुछ वैल्यू ऐड करते हैं या कस्टमर की वैल्यू को हम लोग बढ़ाते हैं। राइट, आपकी बुक के अंदर शायद अलग नाम भी दिया हो सकता है, बट जैसा भी नाम दिया होगा, हम लोग ये पाँचों लेवल के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग सेंटर से शुरू करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, जस्ट अ सेकंड। तो जो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कोर प्रोडक्ट के बारे में। तो कोर प्रोडक्ट होता क्या है ना, इट इज बेसिकली प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अगर जो भी सर्विस या प्रोडक्ट जो भी हम बना रहे हैं जो कस्टमर को बेसिकली चाहिए, तो उसको जो बेनिफिट जो है उसको हम कहते हैं कोर प्रोडक्ट या कोर बेनिफिट। अभी आप बोलेंगे सर हमारी बुक जो लोग बुक से कर रहे हैं उनकी बुक में कोर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोर बेनिफिट लिखा हुआ है, आपकी बुक के अंदर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही चीजें सेम है। ओके, तो बेसिकली कस्टमर क्या देख रहा है उसे हम कहते हैं कोर प्रोडक्ट या कोर बेनिफिट। ओके, जैसे अगर एक सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग बाय कर रहे हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग क्यों बाय करें? जैसे ठंडा अगर हम पी रहे हैं, राइट, कोई भी चीज हम ठंडा पी रहे हैं, गर्मी लग रही है तो हमें एक रिफ्रेशमेंट चाहिए इसलिए हम ठंडा पी रहे हैं। राइट, अगर हम टीवी ले रहे हैं तो हम टीवी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। राइट, ऑब्वियसली हमें कुछ सीरियल देखने हैं, हमें मूवीज देखनी है, स्पोर्ट्स देखना है, जो भी कुछ है, तो हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। तो बेसिकली जो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे टीवी अगर कोई कंपनी बना रही है तो टीवी किस लिए बना रही है? एंटरटेनमेंट के लिए। दैट इज द कोर बेनिफिट और यू कैन से द कोर प्रोडक्ट। ओके, ये जो बेसिक होगा इसके बाद में आएगा आपका सेकंड विच इज जेनेरिक प्रोडक्ट। अब आपकी बुक में जब हम जाएंगे तो आपकी बुक के अंदर नेक्स्ट लेवल जो दिया हुआ है वो यहाँ पर बेसिक प्रोडक्ट दिया हुआ है। जेनेरिक प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर आपकी बुक के अंदर बेसिक प्रोडक्ट लिखा हुआ है। और कोर प्रोडक्ट के बाद में आता है आपका बेसिक प्रोडक्ट। ये एक्चुअल कोर बेनिफिट क्या है, इसके बाद में हम लोग आते हैं बेसिक प्रोडक्ट के बारे में, यानी उसका फीचर क्या होगा, उसकी डिजाइन कैसी होगी, उसकी क्वालिटी से। अगर हम टीवी बना रहे हैं, टीवी का साइज क्या होगा, टीवी का बेजल का कलर क्या होगा या डिजाइन कैसी होगी, क्वालिटी क्या होगा, बेसिक फीचर्स क्या क्या हम उसके अंदर ऐड करेंगे। राइट, उसका नाम क्या होगा, टीवी की कोई सीरीज होगी, जैसे ब्राविया सोनी का एक टीवी का सीरीज आता है। राइट, एलजी की अलग अलग सीरीज आती है, सैमसंग की अलग अलग सीरीज आती है। तो जो भी सीरीज ओ एलईडी बोल लीजिए, क्यू एलईडी बोल लीजिए, बेसिकली बेसिक प्रोडक्ट के अंदर काउंट होते हैं। राइट, जो कोर बेनिफिट है वो एक देना चाहिए। ओके, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक का हमने बात किया, उसका नाम, शेप, बॉटल का डिजाइन, कलर कैसा होगा, कार्बोनेटेड में भी कौन सा फ्लेवर होगा, क्या होगा, तो ये जेनेरिक प्रोडक्ट कहलाएगा। फिर आता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। अभी यहाँ से हमारे जो बेनिफिट है या लेवल जो है ये एक्स्ट्रा शुरू होते हैं। कोर और बेसिक इसके ऊपर तो सभी मार्केटियर काम करते हैं। जो थर्ड लेवल आता है दैट इज एक्सपेक्टेड लेवल या एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हम लोग बोल सकते हैं। इस लेवल पर क्या आता है, कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है एक प्रोडक्ट से, ये सारी चीजें हमें एज अ मार्केटर प्लान करनी पड़ती है। ओके, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं एक प्रोडक्ट के अंदर जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है। तो जब कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को एक्सपेक्ट करता है तो वो सिर्फ एक टीवी जैसे एंटरटेनमेंट नहीं, उसको कुछ एडिशनल फीचर भी चाहिए कि भाई टीवी है तो कम से कम इसके अंदर यूएसबी से हम लोग कोई मूवी देख सकते हैं। राइट, जैसे आज के जमाने में स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, तो स्मार्ट टीवी हो गया तो प्लीज उसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर एप्स चलने चाहिए। दिस इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कि अगर मैं एक स्मार्ट टीवी खरीद रहा हूँ तो उसके अंदर ये बेसिक फीचर जो है, ये जो एप्लीकेशन है वो सारे चलने चाहिए। तो दिस विल बिकम एन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ओके, अच्छे फीचर, अच्छा क्वालिटी, साउंड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, एक पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का सेट बन जाता है। तो कोर प्रोडक्ट टीवी है, टीवी के अंदर फीचर्स आपने देख लिए, एक्सपेक्टेशन एज अ कस्टमर हमारा क्या रहेगा, वो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। फिर आता है, अब ये जो दो लेवल है ये थोड़े से डिफिकल्ट लेवल हो जाते हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल पे विच इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट फोर्थ लेवल कहलाता है। यहाँ पर जो कंज्यूमर होता है, या सॉरी जो प्रोडक्ट होता है, इट शुड एक्सीड द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। जो हम लोग पहले देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि हमारे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कुछ मिले, जो कस्टमर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। अगर हम वो सारे फीचर्स दे रहे हैं तो उसे हम कहेंगे
ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, जैसे अगर टीवी बनाने का हम एग्जांपल लें, तो टीवी बनाने की कंपनी अगर आपको वारंटी 10 साल की दे देती है, राइट? तो आप कुछ अपने टीवी खरीदा तो आपको साथ में आपको होम थिएटर फ्री मिल जाएगा। ऐसी कुछ चीज़ें जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बट जब आप उसे प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर ऑगमेंटेड लेवल पे चला जाएगा कि वाओ यार! ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड एज़ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ओके? ये सारी चीज़ें कस्टमर डिलाइट के अंदर काम आती है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें, जैसे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन कम द लास्ट पॉइंट व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ द पोटेंशियल प्रोडक्ट। उसमें क्या-क्या पोटेंशियल है, फ्यूचर में आगे वो टीवी क्या-क्या लेवल पे जा सकता है, आपकी टीवी से आप क्या सारी चीज़ें कर सकते हो। तो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, सारी चीज़ें जैसे आपकी टीवी कोई अगर आप कैमरा वगैरह इंस्टॉल करके, ठीक है, जैसे स्मार्ट टीवी हो गया, तो स्मार्ट टीवी के अंदर अपना कैमरा तो ज़ूम मीटिंग भी आप उसपे ले सकते हैं। मैं बहुत फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा हूँ, ठीक है? टीवी का एक पैनल नहीं होके एक हल्का-सा एक स्लिम डिज़ाइन टाइप हो, कुछ रॉड टाइप हो, आपने खाली उसको ऑन किया तो दीवार के ऊपर ही वो स्क्रीन बन जाए, वैसा कुछ काइंड ऑफ, राइट? प्रोजेक्शन टाइप आ जाए, वैसा कुछ बन जाए। दिस कुड बी अ पोटेंशियल प्रोडक्ट ऑफ टीवी, राइट? आपको आगे टीवी में वाई-फाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, अलग से डिवाइस लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़े, जैसे एलेक्सा वगैरह लगाते हैं काफ़ी लोग, वैसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े। दिस इज पोटेंशियल प्रोडक्ट व्हिच इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट, आर-एन-डी करके सारा कुछ करके जो डेवलप किया जाता है टुमारो, मतलब आई मीन लाइक फ्यूचर के हिसाब से जो डेवलप किया जाता है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स ऑफ टुमारो बेसिकली, दैट इज पोटेंशियल प्रोडक्ट। ये सारे लेवल हैं प्रोडक्ट के। इसके अंदर से एक आध दो एमसीक्यू पैटर्न के अंदर इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं ब्रांडिंग के ऊपर। ब्रांडिंग से जाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बच्चों की ब्रांड क्या होता है। ब्रांड एक बहुत कॉमन टर्म है जो हम लोग बहुत रेगुलरली सुनते हैं। ओके, और बहुत लोगों को लगता है ब्रांड मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, ये रहेगा, ऐसा अलग-अलग कांसेप्ट होते हैं हमारे दिमाग में, अलग-अलग चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ब्रांड का अगर आप डेफिनिशन देखेंगे तो बहुत सिंपल सा डेफिनिशन है। अ, मैंने यहाँ पे ब्रांड का डेफिनिशन नहीं डाला है, मैं आपको खाली बता देता हूँ कि बुक के अंदर भी नहीं दिया हुआ एक्चुअली ब्रांड का डेफिनिशन। ब्रांड का डेफिनिशन बहुत सिंपल, एनीथिंग व्हिच गिव्स कंपनी आइडेंटिटी। इट कुड बी लोगो, इट कुड बी टैगलाइन, इट कुड बी नेम, राइट? बेसिकली इट्स एन आइडेंटिटी ऑफ एन स्पॉन्सर। जैसे आपकी प्रोडक्ट के बारे में आपको तुरंत पता चलता है, तो उसे हम कहते हैं ब्रांड। So anything by which a company's service or product is identified, it is called as branding. It could be name, it could be logo, it could be tagline. एक जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए बात करते हैं, मैं अगर एक साइन बनाता हूँ, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं काफी बार। अगर मैं एक ऐसा साइन बनाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये नाइकी कंपनी का साइन है, राइट? तो ये दिस इज बेसिकली लोगो। लोगो से आप उसको आइडेंटिटी दे रहे हैं, तो आपका टैगलाइन बन जाता है। जैसे अगर दाने दाने में केसर का दम, राइट? तो बोलो जुबा केसरी, अब ये टैगलाइन है। टैगलाइन से आपको पता चलता है कि विमल के बारे में हम बात कर रहे हैं। राइट? तो ऐसे टैगलाइन्स होते हैं, ऐसे लोगो होते हैं। इनफैक्ट कभी-कभी सेलिब्रिटी एम्बेसडर, जैसे अजय देवगन की भी हम बात करें, अजय देवगन को देखते ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें कि अजय देवगन को इतना ज़्यादा विमल का वो प्रमोटर माना जाता है कि उसे देखते ही हमें पता चल जाता है। दिस ऑल आर ब्रांडिंग, बेसिकली इट गिव्स द आइडेंटिटी। ब्रांडिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? ब्रांडिंग की शुरुआत होती है उसके नेम से। अलग-अलग तरीके होते हैं कंपनी के नाम रखने के, प्रोडक्ट के नाम रखने के, ताकि आप उसको बिकॉज़ अल्टीमेटली जब कंपनी आइडेंटिफाई करेगी तो क्या लोग जब आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या आइडेंटिफाई करेंगे? नाम पे आएँगे ना सबसे पहले। तो वो जो टेक्निक्स होती है उनको हम ब्रांडिंग कहते हैं। आइडेंटिटी क्रिएट करने को हम कहते हैं ब्रांडिंग। ओके? नाउ बहुत सारी टेक्निक्स है ब्रांडिंग की। आपकी बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप अलग-अलग तरीके से कंपनी के नाम रख सकते हैं, उसके फीचर के हिसाब से फीचर के हिसाब से आप रख सकते हैं, उनके फैमिली ब्रांड नेम हम रख सकते हैं। बहुत अलग-अलग चीज़ें हम लोग करके चीज़ें करके हम लोग ब्रांड नेम रख सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जो आप लोग कर सकते हैं ब्रांडिंग के अंदर, राइट? नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपोनेंट ऑफ ब्रांड। तो कंपोनेंट ऑफ ब्रांड ये थोड़ा-सा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ब्रांड के अंदर काफ़ी सारे टर्म्स हैं बच्चों। जब आप ब्रांडिंग पढ़ेंगे ना, जो लोग मार्केटिंग लेंगे आगे जाके टीवाई के अंदर, उन लोगों के लिए पूरा एक सब्जेक्ट है ब्रांड मैनेजमेंट करके। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। ब्रांड मैनेजर्स आजकल काफ़ी सारी कंपनी में रिक्वायर्ड होते ही हैं। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे ब्रांड फंक्शन है, ब्रांड बेनिफिट है, ये बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। मैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है, मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड पर्सनैलिटी। देखो, हर ब्रांड को एक पर्सनैलिटी से एसोसिएट किया जाता है। हर एक प्रोडक्ट को बोल लीजिए, हर एक ब्रांड को एक पर्सनैलिटी से एसोसिएट किया जाता है। ताकि वो इमेज, उसकी इमेज एग्ज़ैक्टली हम इसे इमेज भी बोल सकते हैं, बट उसे एक पर्सनैलिटी से रिलेट कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें अ, आपके बुक के अगर एग्ज़ाम्पल के हिसाब से हम देखें तो ताज होटल्स के बारे के अंदर, तो ताज होटल के अंदर एक ऐसा एक यंग फीमेल हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से दिया हुआ है कि एक यंग फीमेल है जो सर्व करने के लिए रेडी है, ठीक है, म्यूज़िक एंटरटेनमेंट के हिसाब से दिया हुआ है। अमूल बटर के गर्ल के बारे में देख लीजिए, तो वो बेसिकली ब्रांड पर्सनैलिटी बन जाती है। इनफैक्ट हम लोग अगर हम टेंजिबल नहीं इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स में भी हम बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं फेमिनिन पर्सनैलिटी,
मैस्कुलिन पर्सनैलिटी, जैसे पल्सर का एग्जांपल आप ले सकते हैं, तो पल्सर डेफिनिटली मेल उनका टैगलाइन है। उससे वो एक इमेज क्रिएट करते हैं कि जो लोग मेल हैं, जिनको रफ ड्राइविंग पसंद है, तो उनके लिए वो सही चलेगा। तो वो एक ब्रांड पर्सनैलिटी बन जाती है। कैसी पर्सनैलिटी के लोग उसे यूज़ करते हैं, क्या जैसे रेमंड की अगर हम एग्जांपल लें, तो रेमंड के अंदर आप देखेंगे द कंप्लीट मैन उनका टैगलाइन भी है, एंड उसके एड्स के अंदर आप देखेंगे तो हमेशा आपको एकदम सोफिस्टिकेटेड, एकदम जेंटल पर्सन, ऐसा नहीं कि मतलब आड़ा-टेढ़ा गाड़ी चला रहा है, यहाँ-वहाँ ठुक रहा है, वो सब नहीं रहेगा। आपको जो एकदम एक सही तरीके का आपको पर्सनैलिटी मिलेगा। तो ब्रांड पर्सनैलिटी, ये इमेज क्रिएट की जाती है ताकि लोग उसे एसोसिएट कर सकें, ब्रांड को एसोसिएट कर सकें, राइट? देन ब्रांड एसोसिएशन के वाले पार्ट पे आ जाते हैं कि कौन से लोग उस प्रोडक्ट के जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कैसे टाइप के लोग उससे जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम लक्स का एग्जांपल लें, तो लक्स के अंदर उसका एक उनका टैगलाइन है कि फ़िल्मी सितारों का साबुन, और हमेशा आप देखिए ब्रांड एम्बेसडर कोई फीमेल, आई मीन शाहरुख खान ने भी किया था, जनरली फीमेल्स ही होती हैं उसके अंदर, राइट? ब्यूटीफुल फीमेल स्टार जो होते हैं, राइट? उन्हीं को एसोसिएट किया जाता है और एसोसिएट किया जाता है, ठीक है? कौन-कौन से लोग एसोसिएट, जैसे अगर आप राजस्थान जाएँगे तो राजस्थान नाम सुनते ही डेज़र्ट, कैमल एंड ऑल, दिस इज़ ब्रांड एसोसिएशन, गोवा, पार्टीज़ एंड ऑल, दिस इज़ ब्रांड एसोसिएशन। तो उन चीज़ों के साथ में क्या-क्या चीज़ें जुड़ी हुई है, राइट? तो उसे हम कहते हैं ब्रांड एसोसिएशन, ओके? केरला वगैरह के बारे में मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जब चीज़ों को एसोसिएट करते हैं, कैसे टाइप के लोग जुड़े हुए हैं या क्या उनके साथ में फीचर्स जुड़े हुए हैं, एडवांटेजेस जुड़े हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्रांड एसोसिएशन। फिर आता है आपका ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट, इसको समझ लीजिए। परसेप्शन ऑफ द ब्रांड इन द माइंड ऑफ कस्टमर। व्हाट इज़ ब्रांड इमेज? परसेप्शन ऑफ द ब्रांड इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स। इसे हम कहते हैं ब्रांड इमेज। हम बहुत बार एग्जांपल लेते हैं, जैसे डैंड्रफ वाला शैम्पू, तो बच्चे बोलते हैं हेड एंड शोल्डर्स। सबके दिमाग में पहले हेड एंड शोल्डर्स आता है। वो एक इमेज बन गई है कि भई ब्रांड के लिए क्या होगा? मिनरल वाटर की जगह पे हम दे रहे हैं बिसलेरी। इट इज़ अ ब्रांड इमेज, राइट? कि मिनरल वाटर नहीं होगा, वो बिसलेरी होगा। तो हम लोग जनरली माँगते भी बिसलेरी है। ओके। अ, बहुत सारी चीज़ों का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर इमेज बन जाती है। अगर आप जैसे माउंटेन बाइकिंग की बात करें, तो माउंटेन बाइकिंग में सबसे पहले हमारे दिमाग में हार्ले डेविडसन बोल लीजिए या रॉयल एनफील्ड बोल लीजिए कि सब बुलेट लेके जाएँगे, पहाड़ों में चलाएँगे। दिस इज़ ब्रांड इमेज। सबसे पहले आपके दिमाग में वही चीज़ आती है, एक इमेज बन जाती है कस्टमर के दिमाग में कि जैसे गोरेपन का क्रीम तो फेयर एंड लवली हमारे दिमाग में आ जाता है। अगर हाथ पे लग गई तो सबसे पहले लोग डेटॉल के बारे में बात करते हैं, एंटीसेप्टिक के बारे में या फिर बैंडेड के बारे में बात करते हैं। दिस ऑल आर ब्रांड इमेजेस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी एक अच्छी खासी इमेज बना चुकी हैं, ठीक है? जो कस्टमर के दिमाग में घर कर चुकी है, जिसे हम कहते हैं ब्रांड इमेज। फिर हम डायरेक्टली आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी बुक के अंदर दी हुई है, जैसे ब्रांड लोगो, ब्रांड नेम, ब्रांड फीचर्स। तो ये क्या है, ये नाम से पता चल जाता है, लोगो, फीचर्स। इसलिए मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी में उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हम डायरेक्टली आते हैं सीधा ब्रांड इक्विटी के ऊपर। अब ब्रांड इक्विटी थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज़ ब्रांड इक्विटी? अ, द इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ ब्रांड व्हिच इट कमांड्स इन द मार्केट। अभी कुछ जो अगर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम बात करें, अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि कंपनी के उसमें प्रॉफिट लॉस कितना है, तो कंपनी की वैल्यूएशन होती है। लेकिन उसके अलावा एक गुडविल के हिसाब से अगर हम बोलें, तो एक कंपनी की एक वैल्यूएशन निकल सकती है, या आप बोल सकते हैं कि उसकी एक वैल्यू होती है व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ ब्रांड इक्विटी। जैसे फ्रूटी का एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ बच्चों को कि फ्रूटी जो है इतना प्रॉफिट मेकिंग नहीं जितना उसका ब्रांड बहुत बड़ा, फ्रूटी का नाम बहुत बड़ा, बहुत फेमस कंपनी है और वैल्यू टर्म्स में वो बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आप अकाउंटिंग टर्म्स में देखेंगे तो फ्रूटी उतना स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है एज़ इन टर्म्स ऑफ पार्ले एग्रो के जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बेवरेजेस इंडस्ट्री की हम बात करें, पेप्सी कोक के टक्कर में पार्ले एग्रो कहीं भी नहीं आता है। बट अगर आप ब्रांड इक्विटी के हिसाब से बात करें तो फ्रूटी इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, राइट? इंडियन मार्केट के अंदर फ्रूटी का नाम अभी भी बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो ब्रांड इक्विटी जो है, ये एक इंक्रीमेंटल वैल्यू होती है प्रोडक्ट की या ब्रांड की, जो उससे एसोसिएटेड होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, क्वालिटी के हिसाब से भी ब्रांड इक्विटी ज़्यादा होती है। जैसे मर्सिडीज़ की हम बात करें, मर्सिडीज़ का आप एक्स्ट्रा पैसा क्यों देते हैं? उसका ब्रांड इक्विटी है। आईफ़ोन का आप एक्स्ट्रा पैसा क्यों देते हैं? ब्रांड इक्विटी है, उसका एक इमेज बन चुका है मार्केट के अंदर, उसकी वैल्यू कुछ है। इसी चीज़ का तो आप पैसा दे रहे हैं ना। तो ब्रांड इक्विटी उस तरीके से मिलता है। कौन लोग जुड़े हुए हैं, ब्रांड का इमेज क्या है, तो जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी, उन सारी चीज़ों को जब आप कंसिडर करते हैं तो उससे जो वैल्यू बनती है उसे हम कहते हैं ब्रांडिंग। तो यही आपके प्रोडक्ट के पार्ट में है। जैसे हमने देखा, अपने पहले वाले पीएलसी वाला हमने कवर कर लिया था। इस लेक्चर के हमने लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट देख लिया, ब्रांडिंग देख लिया। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं प्राइसिंग के ऊपर। प्राइसिंग के अंदर बच्चों देखो ज़्यादा कुछ करने के लिए, या अगर मैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, हालाँकि प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें होती है प्राइसिंग के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, बट क्योंकि हम एमसीक्यू पैटर्न के हिसाब से रिवीजन कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग ज़्यादा इसके अंदर जाएँगे नहीं। आपके बुक के अंदर पैकेजिंग वगैरह भी दिया हुआ है। पैकेजिंग बहुत सिंपल है, पैकेजिंग के नीचे हम लोग लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। मैं डायरेक्टली प्राइसिंग पे आता हूँ। प्राइस जो भी उसका एक एक्सचेंज वैल्यू होता है, प्राइस का डेफिनिशन है एक्सचेंज वैल्यू, उसे हम कहते हैं प्राइसिंग, ओके?
नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, अगर हम बात करें आपकी बुक के अंदर, हालांकि मैंने इसमें पीपीटी में नहीं रखा उस चीज को, सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव होता है, कंपनी चल सके, पैसा अच्छा खासा बना सके, कंपनी की इमेज बना सके, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं प्राइस रखने के पीछे, प्रॉफिट भी कमा सके, हमारी कंपनी मार्केट में ज्यादा भी नहीं रखना है, कम भी नहीं रखना है, इतना भी कम नहीं रखना है कि प्रॉफिट ही नहीं निकले, इतना ज्यादा भी नहीं रखना है कि कल को कोई नया प्लेयर आ जाए और सस्ते में बेच के ज्यादा कमा ले। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है प्राइसिंग के अंदर, हमें ध्यान रखना पड़ता है। प्राइसिंग किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, अगर हम फैक्टर्स की बात करें प्राइसिंग को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, पीपीटी में मैंने रखा है, मैं खाली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो फैक्टर होते हैं, एक तो कंपनी का इंटरनल फैक्टर होता है और एक कंपनी का एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जिसके ऊपर प्राइसिंग डिपेंड करता है। इंटरनल फैक्टर में वो सारी चीजें आती है जो कंपनी के कंट्रोल में होती है, जैसे प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का कॉस्ट हम कम ज्यादा कर सकते हैं, सस्ता क्वालिटी का रॉ मटेरियल डाल सकते हैं, महंगा क्वालिटी का रॉ मटेरियल डाल सकते हैं, जिससे हमारा कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है या कम हो सकता है। कंपनी की इमेज, जैसे मैं बात करता हूँ, अभी मैंने मर्सिडीज का एग्जांपल दिया, तो मर्सिडीज सस्ता प्राइसिंग देगा तो क्या हर घर में हो जाएगा ना। बहुत अभी थोड़े दिन पहले कॉम्पिटिशन में बच्चों ने बोला था कि आईफोन को अपना प्राइस कम कर देना चाहिए। अगर आईफोन हर किसी के पास में आ जाएगा तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी ना। तो कंपनी कॉस्ट के अलावा उसकी इमेज भी देखती है, कंपनी की इमेज क्या है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अभी जब हमने थोड़े टाइम पहले देखा था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में वो कौन सी स्टेज के ऊपर है जो प्रोडक्ट है। अगर इंट्रोडक्शन में तो हम प्राइसिंग कम रखेंगे, मेच्योरिटी पे थोड़ा सा प्राइस हम ज्यादा रख सकते हैं, डिक्लाइन में भी हम प्राइसिंग को कम कर सकते हैं। तो स्टेज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, प्राइसिंग कम होगी ज्यादा होगी, और कितना प्रोडक्ट लाइन है उसके हिसाब से हम प्राइसिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं इसके अलावा, जैसे कंपटीशन, अगर अभी जियो का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जब जियो ने आके कॉलिंग को फ्री कर दिया तो सारी कंपनियों को अपने प्राइसिंग के अंदर चेंजेस करना पड़ा। सो इट वाज एक्सटर्नल फैक्टर जो कंपनी के हाथ में नहीं था, कंपटीशन था। कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स अगर नहीं ले रहे हैं हमारा प्रोडक्ट या डिमांड कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारा प्राइस जो है वो जो चेंज हो जाएगा। जैसे नीड एंड डिमांड के हिसाब से हम देख सकते हैं, क्वालिटी के हिसाब से हम देख सकते हैं। चैनल पार्टनर जो हमारे, अगर हम डायरेक्टली बेच रहे हैं, डायरेक्टली मतलब जैसे आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, तो मिडलमैन बीच में कम होते हैं, मिडलमैन कम है तो हम प्राइसिंग प्रोडक्ट का कम रख सकते हैं। बट अगर बीच में मिडलमैन ज्यादा है, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सारे जब लोग बीच में आ जाते हैं, जितने ज्यादा मिडलमैन होंगे तो प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इकोनॉमिक कंडीशन भी देखना पड़ता है, जैसे इस वक्त पेंडेमिक के अंदर लोगों की बाइंग पावर कम है, तो आप प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रीमियम रेंज में नहीं बेच सकते। अगेन डिपेंड करेगा, जैसे दवाइयां वगैरह आप देख रहे हो तो दवाइयों को तो लोग डबल ट्रिपल चार्ज कर रहे हैं, बिकॉज नीड वगैरह ज्यादा है, हालांकि वो गलत है। मैं खाली आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं, जैसे मास्क, आपको पता है कि जब लास्ट ईयर कोरोना शुरू हुआ तो मास्क का प्राइसिंग एकदम से कितना बढ़ गया था, जनरली उन्हें कोई पूछ नहीं था। अब भी बहुत ज्यादा मास्क में प्रोडक्शन हो गया, तो मास्क को कोई ज्यादा बाय नहीं कर रहा। तो प्राइसिंग डिपेंड करती है सर, इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का प्राइसिंग कम ज्यादा होगा या नहीं होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। हालांकि ये एमसीक्यू पैटर्न के सबसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसके लिए मैं उसके अंदर नहीं गया मैं। ठीक है, राइट। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर हम आ जाते हैं कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हैं। ये कौन कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हैं जो हम अ, देख रहे हैं कि, जस्ट अ सेकेंड, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज जो हैं कंपनियां यूज करती हैं उसको हम देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ज्यादा नहीं, मैं आपको वही सारी स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ जो काम की है। ओके, वही सारी स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ जो काम की है। नाउ सबसे पहले आता है आपका स्किमिंग एंड स्किमिंग प्राइसिंग, इसको हम बोलते हैं। हम लोग स्किमिंग प्राइसिंग के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले भी, अभी भी हम उसी बारे में बात करते हैं। और स्किमिंग प्राइसिंग, रैपिड और स्लो, पहले उसको समझने के पहले पहले समझ लो स्किमिंग प्राइसिंग होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि कंपनी इनिशियली हाई प्राइस रखती है, इनिशियली हाई प्राइस रखती है और धीरे 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 उसको टाइम के साथ में क्या करती जाती है, प्राइस को लो करती जाती है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है, प्राइस जो है मार्केट के अंदर ये क्या होता जाता है, लेट अस कंसीडर दिस इज प्राइस एंड दिस इज टाइम। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जनरली वो यही करती हैं, इनिशियली प्राइस हाई रखते हैं और जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट पुराना होता जाता है उसको प्राइस को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, राइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इनिशियली निकालना है। उनको पता है टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जैसे आईफोन आता है, लॉन्च होता है, थोड़े दिनों के अंदर कोई चाइनीज कंपनी उसको कॉपी करके नए वही फीचर्स के साथ में लगा देती है, लॉन्च कर देती है, तो कंपनी को तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इनिशियली ज्यादा प्राइस रख लो ताकि ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट बिक के प्रॉफिट निकल सके, फिर बाद में कम भी बिकेगा, हम सस्ते में थोड़ा सा बेच सकते हैं। इसको रखने के दो तरीके, रैपिड और स्लो। रैपिड इज फास्ट, तुरंत प्राइस थोड़े दिनों के अंदर कम हो जाता है, या धीरे धीरे प्राइस को कम किया जाता है। तो रैपिड स्कीमिंग इज कि प्राइस इनिशियली हाई था, बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर कम कर दिया। स्लो स्कीमिंग इज इनिशियली प्राइस हाई था, धीरे 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 कम किया गया, जिसको हम कहते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। इसका एग्जैक्टली अपोजिट जो होता है वो कहलाता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग
हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट वीडियो के अंदर सॉरी डिस्कस कर चुके हैं। तो इनिशियली प्राइस को क्या रखेंगे, लो रखेंगे और बाद में क्या करेंगे, उसको हाई कर देंगे। जो नई कंपनियां मार्केट में आती है वो यही प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करती हैं। इनिशियली प्राइसेस को लो रखते हैं और जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाती है या मार्केट शेयर कंपनी का बढ़ता जाता है, वो धीरे 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 क्या करते जाते हैं, प्राइसेस को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि अब लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, अब उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो हम प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं। अगेन इसके भी दो तरीके हैं, रैपिड पेनिट्रेशन और स्लो पेनिट्रेशन। रैपिड पेनिट्रेशन, तुरंत मार्केट में बहुत सारा डिमांड आ गई, तुरंत प्राइस बढ़ा दो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तुरंत प्राइस हम बढ़ा सकते हैं, तो तुरंत उसका प्राइस एकदम हाई कर दिया। और धीरे 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 भी जैसे जैसे मार्केट में डाइल्यूट होता जा रहा है, मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, अडॉप्ट होता जा रहा है प्रोडक्ट, तो हम लोग प्राइस को धीरे 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 बढ़ा सकते। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग एंड पेनिट्रेशन, ये दो मेन है, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चलते रहते हैं, इसलिए इनको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड प्राइसिंग के अंदर। एक सिंपल सा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, नाम से आपको समझ में आएगा। स्टैंडर्ड प्राइसिंग का मतलब है सेम प्राइस फॉर ऑल दी मार्केट, अर्बन मार्केट हो, रूरल मार्केट हो, कोई सा भी मार्केट हो, ठीक है, उसके अंदर प्राइस जो है वो सेम रहता है, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्राइसिंग पॉलिसी। इसके अंदर कंपनियां चेंज नहीं करती। देखो बहुत बड़ी कंपनियां क्या करती है ना, बहुत बड़ी कंपनियां ये करती हैं, क्या कहती हैं, प्राइसेस को अलग 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 रखती हैं। अलग अलग प्राइसेस रखने से होता क्या है, अलग अलग प्राइसेस रखने से होता ये है कि कंपनियों को अलग अलग प्रॉफिट मिलता है। लेकिन स्टैंडर्ड प्राइसिंग के अंदर कंपनियां सेम प्राइसेस रखती हैं, अलग अलग चीजों के हिसाब से प्राइसिंग नहीं रखती। जो अलग अलग प्राइसिंग रखती है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर डिफरेंशियल मार्केट। इसके केस में क्या होता है, ये स्टैंडर्ड का अपोजिट है। जैसे स्टैंडर्ड में हम लोग सेम प्राइस रखते हैं हर मार्केट के अंदर, रूरल होने दो, अर्बन होने दो, कैसा भी प्राइस होने दो, उसके हिसाब से हम लोग चेंज नहीं करेंगे। डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर डिफरेंट मार्केट के अंदर हम क्या करेंगे, मार्केट के हिसाब से हम लोग प्राइसेस को चेंज करते जाएंगे। जैसे बहुत सारी कंपनियां, अगर हम सर्विस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम एग्जांपल लें, तो आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस। जैसे थिएटर के अंदर आप पीवीआर नरीमन पॉइंट पे चले जाइए या पीवीआर कांदीवली चले जाइए, आपको प्राइसेस बहुत अलग अलग मिलेगा। मूवी सेम आप देखेंगे, इनफैक्ट अंदर का इंटीरियर भी काफी कुछ सेम ही होगा, लेकिन नरीमन पॉइंट ऑब्वियसली एरिया वैसा है तो प्राइसिंग अलग होगी। ये चीज आप कांदीवली थोड़ा साइड में आ जाएंगे तो थोड़ा सा प्राइसिंग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। सो डिफरेंट मार्केट के साथ है। इनफैक्ट अगर आप टीयर 2 सिटीज के अंदर जाएंगे तो वहाँ के पीवीआर में प्राइसेस और भी अलग होगा। सर्विस में भी होता है, प्रोडक्ट्स के अंदर भी होता है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट्स में नहीं होता है। एक्सपेंसेस क्योंकि अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ पे डिलीवरी होती है। आप ब्रेड का एग्जांपल ले सकते हैं। ब्रेड का पैकेट जब आप खरीदेंगे, मैं आपको अपने इसके बात कर रहा हूँ, तो ब्रेड के पैकेट की प्राइस के पीछे लिखा होता है, सर्टेन एरियाज के अंदर प्राइसिंग अलग है, दूसरे आउट ऑफ आई गेस महाराष्ट्र या ऐसा लिखा होता है। ब्रेड के पैकेट को जरा पढ़िएगा ध्यान से, तो आप देखेंगे वहाँ पे दो प्राइसेस लिखे हुए हैं, वहाँ पे एरिया वाइज लिखा होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसिंग बढ़ जाता है, तो वो लोग प्राइसेस को भी बढ़ा देते हैं। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर डिफरेंट मार्केट। देन डिफरेंशियल ट्रेड मार्जिन प्राइसिंग के बारे में हम एग्जांपल ले लेते हैं। डिफरेंशियल ट्रेड मार्जिन प्राइसिंग जो है, ये क्या होता है कि जब हम ट्रेड मार्जिन हमारा बढ़ता है, जैसे बड़ी बड़ी क्वांटिटी को जब हम प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो उसका प्राइसिंग जो होता है कम होता जाता है, मतलब पर पीस जो ये बोल लीजिए या क्वांटिटी वाइज बोल लीजिए, वो कम हो जाता है, जिसको हम लोग बल्क ऑर्डर में लेते हैं। तो ज्यादा क्वांटिटी खरीदा तो हमें थोड़ा सस्ते में मिलेगा। आप कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले सकते हैं, आप छोटी बॉटल खरीदिए, आपको जो प्राइसिंग पड़ेगा, जैसे 250 ml की बॉटल कुछ आजकल 20 रुपए या 25-15 रुपए जो भी कुछ आ रही है, ये आप 2 लीटर की बॉटल खरीदिए, आपको प्राइसिंग बहुत कम मिलेगा, कंपेरेटिव प्राइसिंग आपको कम मिलेगा। शैम्पू आप खरीदिए, शैम्पू आप 100 ml का बॉटल खरीदिए, यही शैम्पू आप 500 ml का बॉटल खरीदिए, आपको प्राइसिंग अलग अलग मिलेगा। तो जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, उसके हिसाब से उनका जो प्राइसिंग है वो कम होता रहता है। इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल ट्रेड मार्जिन प्राइसिंग। ओके, फिर आता है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। बहुत सारी कंपनियां ट्रांसफर प्राइसिंग यूज करती हैं। एमएनसीज जो होते हैं, एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होते हैं, उनका कैसा होता है, अलग अलग कंट्री के अंदर इनका किसी का प्रोडक्शन कहीं पर है, असेंबली कहीं पर है, मैन्युफैक्चरिंग अलग जगह पे, डिस्ट्रीब्यूशन अलग जगह, तो बहुत अलग अलग जगह पर होता है। तो ऐसी कंपनियां जो होती हैं जो अलग अलग पार्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, अलग अलग कंट्री के अंदर असेंबली हो रही है, अलग जगह पर बिक रहा है, तो वो लोग ये ट्रांसफर प्राइसिंग को यूज करते हैं। ये स्ट्रेटेजीज इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कॉमनली यूज की जाती है। एमएनसीज क्या करते हैं, अपने कस्टम ड्यूटी को बचाने के लिए, जैसे अगर समझो एक टीवी बना, टीवी बन गया जापान के अंदर, अब वो जापान से आ रहा है इंडिया के अंदर, तो लेटेस्ट कंसीडर जापान के अंदर बना, जापान से वो आ रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। मैं मेरी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ जिसमें मैं काम करता था, शार्प बिजनेस सिस्टम का एग्जांपल देता हूँ। शार्प जापान में मैन्युफैक्चर कर रही टीवी और उसे इंडिया में बेच रही है, तो अगर वो पूरा रेडी वो करेंगे, ठीक है, भेजेंगे और उसका जो प्राइसिंग है वो नॉर्मल रखेंगे, तो इंडिया के अंदर आता है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करती हैं कंपनीज, क्या करती हैं, अपनी सब्सिडरीज क्रिएट करती है। शार्प जापान एक अलग कंपनी है, शार्प इंडिया उसका एक अलग सब्सिडरी है, रजिस्टर्ड कंपनी अलग है। तो शार्प जापान से शार्प इंडिया बाय करती है, तो जब जापान उसको सेल करता है, टीवी को सेल करता है,
तो सस्ते प्राइस में सेल करता है ताकि कस्टम ड्यूटी क्या हो, कम हो इंडिया के अंदर आने पे, और इंडिया में आके उसको वो हायर प्रॉफिट पे बेचेंगे। तो इसमें क्या होता है, कंपनी को प्राइसिंग कम करता है क्योंकि शायद जापान से वो बहुत कंट्री में बेचते हैं, खाली इंडिया में नहीं बेचते हैं। वो लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग-अलग पार्ट के अंदर उसको बेचते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वो सस्ते प्राइस के अंदर उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अगर वो ज़्यादा प्राइस में रखेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगेगी, और फिर हर कंट्री के अंदर अगर इंडिया के अंदर उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली जब वो मार्केट में प्रोडक्ट बेचने के लिए जाएँगे, तो आपको और ज़्यादा महँगे में बेचना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके ऊपर आपने टैक्स ज़्यादा भरा है। लेकिन आप सस्ते में बेचेंगे, सस्ते में आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा, आपको कस्टम ड्यूटी क्या लगेगी, कम लगेगी। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग। एमएनसीज़ अपनी सब्सिडियरी के अंदर अलग-अलग कंट्री के अंदर जब वो सप्लाई करते हैं, सॉरी मटेरियल बेचते हैं, तो वो इसको यूज़ करते हैं। इसमें जापान को नुकसान है, शार्प जापान को नुकसान है, लेकिन शार्प इंडिया को फ़ायदा है। शार्प इंडिया जो भी प्रॉफिट कमा रही है, वो भी घूम फिर के किधर जा रहा है, जो पैसा जो भी कमा रहे हैं वो रुपीज़ में कमा रहे हैं या डॉलर में कमा रहे हैं, जिसमें भी कमा रहे हैं, येन में कमा रहे हैं, जो भी कुछ में कमा रहे हैं, ठीक है? वो पैसा कहाँ जा रहा है? अल्टीमेटली जा रहा है वो जापान में। प्रॉफिट तो घूम फिर के मेन कंपनी के पास में ही जा रहा है। बट यहाँ पर आपकी कस्टम ड्यूटी क्या हो जाती है? बच जाती है। तो इस तरीके की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, जो कि बहुत कॉमन है। और फिर आता है फॉलो द लीडर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। फॉलो द लीडर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सिंपल है, जैसा जो मार्केट का लीडर होता है, वो जैसा प्राइसिंग कर रहा है, उसके हिसाब से आप प्राइसिंग रख सकते हैं। जैसे भी आप देख रहे हैं टेलीकॉम के अंदर जियो अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो जियो जो है ये मार्केट का लीडर है। तो अगर जियो मार्केट का लीडर है, ठीक है? जियो अगर मार्केट का लीडर है, तो जियो जैसा प्राइसेज़ कम करेगा, ज़्यादा करेगा, उसके हिसाब से बाकी कंपनियाँ भी क्या करेंगी, प्राइसेज़ को कम करेंगी, ज़्यादा करेंगी। तो इसको हम कहते हैं फॉलो द लीडर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जैसे चॉकलेट्स के अंदर हम देखते हैं डेयरी मिल्क, तो डेयरी मिल्क अगर अपना प्राइसेज़ कम कर रहा है या कोई प्राइस को रख के क्वांटिटी को कम कर रहा है, तो बाकी कंपनियाँ भी वही करेंगी। ये सब उसको फॉलो करेंगे। तो ये जो लीडर होता है, उसके प्राइसेज़ को फॉलो किया जाता है। जैसा लीडर ने प्राइस कम किया, प्राइस कम कर दो, लीडर ने प्राइस बढ़ा दिया, तो हम भी प्राइसेज़ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसको हम कहते हैं फॉलो द लीडर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो ये इंपॉर्टेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ है, और भी आपकी इस बुक के अंदर स्ट्रैटेजीज़ दे रखी हैं। जैसे ट्रायल प्राइसिंग की आप बात कर सकते हैं, ठीक है? प्रो प्राइसिंग की आप बात कर सकते हैं, बट वो नाम से समझ में आ जाएगा। ट्रायल प्राइसिंग क्या है, प्रो प्राइसिंग मतलब कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होता है, फिर हम देखते हैं कि कस्टमर कितने पे खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, उसके हिसाब से हम लोग इसको सेट कर लेते हैं। तो इतना ही है प्राइसिंग के अंदर जो आपको समझने जैसा था, वो हमने कर लिया। प्रोडक्ट का पार्ट हो गया हमारा, प्राइसिंग का पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो प्रमोशन और प्लेस वाला पार्ट है, हम लोग उसको भी कवर करेंगे। होपफुली आपको समझा होगा। नेक्स्ट अगर कुछ भी डाउट रहेगा, तो यू कैन मैसेज मी, आपके पास नंबर ही है, हम लोग उसको और डिटेल से समझ लेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बाकी डिटेल्स भी भेज दूँगा।